हेलो एवरीवन, दिस इज CS विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। गाइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करेंगे CSET के। हमारा CSET में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे इसमें। तो ये सारा पढ़ना नहीं है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वही हम करेंगे। बाकी किस तरह से करेंगे वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ओवरव्यू ऑफ, यहाँ पे आ रहा है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम। क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम? द फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी इज अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो बहुत इकोनॉमी का इकोनॉमी इज फाइनेंशियल सिस्टम इज अ क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। किस चीज के लिए? किसी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? इट हेल्प द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम हाउसहोल्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्या करता है? फाइनेंशियल इकोसिस्टम हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है दी फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम हाउसहोल्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ गए? अब मेनली द जो ये फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ये वेल्थ क्रिएट करने में, एक राष्ट्र की वेल्थ क्रिएट करने में, क्रिएशन ऑफ वेल्थ में बहुत ही मदद करता है। मेनली द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कंसर्न विद द फॉलोइंग। अ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम किन किन चीजों से जुड़ा होता है? नंबर वन, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। कि मतलब क्या होता है? लोगों की सेविंग को मोबिलाइज करता है। लोग अपनी सेविंग से क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। जब लोग क्या करते हैं? अपने पैसे को बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। तो क्या है फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा कंट्री का है, वो किन किन चीजों, उसमें मेजर रोल क्या है, किन चीजों से जुड़ा हुआ है? एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, प्रोविजन ऑफ फंड, फैसिलिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट, प्रोविजन ऑफ लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये चीजें होती हैं जो जुड़ी होती हैं, जो जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं with the financial system of the financial system of the country। क्लियर है? तो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री से कौन कौन सी चीजें कंसर्न होती हैं? एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, प्रोविजंस ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट, लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर
and financial and advisory services, provision of legal financial structure, provision of financial and advisory services. Important feature of financial are, फाइनेंशियल के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, विशेषताएं क्या हैं फाइनेंशियल सिस्टम की. इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट एनकरेज बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इट लिंक सेवर एंड इन्वेस्टर. इट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन. इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ये कहना चाह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ये है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ये एनकरेज करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को. इट एनकरेज बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इट लिंक सेवर एंड इन्वेस्टर. इट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन. इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो ये चीजें जो होती हैं, दीज आर द थिंग्स जो इसमें आके यहाँ पर चलती है. ठीक है, समझ आ गई. आगे बात करते हैं, ये काट दो, आगे बात करते हैं. अब क्या है नोटवर्थी डेवलपमेंट इंडिया. क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इन द इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम. इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है. सबसे पहले रेजिंग इनकम आर ड्राइविंग द डिमांड. राइजिंग इनकम आर, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उससे क्या होती है, ड्राइव करता है डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विस अक्रॉस इनकम ब्रैकेट. इससे क्या हुई है, जैसे ही इनकम, राइजिंग द इनकम, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ रही है ऐसे ऐसे ही क्या हो रहा है, आर ड्राइविंग द डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विस. ऐसे ही क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ऐसे ही उसके साथ ही क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड भी हर एक इनकम ब्रैकेट के अंदर बढ़ रही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम आरबीआई हैज एक्सपेंड द टारगेट मार्केट टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया. ये कहना चाह रहा है आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने टारगेट मार्केट को, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई हैज एक्सपेंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम has expanded the target market. RBI has expanded the target market to semi-urban and rural area. आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने फाइनेंशियल मार्केट के जो टारगेट मार्केट है उसको एक्सपेंड करने के लिए सेमी अर्बन और रूरल एरिया को भी इसमें ऐड किया है. इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर कैन राइज टू $1 trillion by 2025. ये कहना चाह रहा है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितनी हो जाएगी,
can rise to 1 million US dollar, 1 trillion sorry, 1 trillion US dollar by 2025। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन इज राइजिंग इन रूरल एरिया। भाई रूरल एरिया के अंदर क्रेडिट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन वो बढ़ रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग इन द वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट। ये कहना चाह रहा है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इन द हाई नेटवर्थ इन वेल्थ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग इन द, कि भाई वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है या वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट है उसमें जो ये हाई नेट नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन ऑफ 5 to 6% रिफ्लेक्ट लार्जर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPPB। IPPB की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IPPB लॉन्च किया है टू प्रोवाइड एवरी डिस्ट्रिक्ट विद वन ब्रांच विच हेल्प इंक्रीज रूरल पेनिट्रेशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक IPPB की ब्रांच दी गई है जिससे क्या होगा, रूरल पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। इंडिया बेनिफिट फ्रॉम अ लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल। इंडिया जो क्या है, इंडिया बेनिफिट, इंडिया को बेनिफिट हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है इंडिया बेनिफिट फ्रॉम a large cross utilization of channel to expand reach of financial service। भाई लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन चैनल से इंडिया को बेनिफिट हुआ है। इंडिया बेनिफिट फ्रॉम क्रॉस यूटिलाइजेशन चैनल। Maharashtra has launched its mobile wallet facility, allowing transfer of fund from one mobile wallet to another। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी को भी अलाउ किया है जिसमें आप फंड क्या कर सकते हो, फ्रॉम वन टू अनदर मोबाइल वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हो। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट। एज इन अक्टूबर 2018 द फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब हैज selected 11 fintech innovators with an investment of 9.5 million US dollar promoted by IIM Ahmedabad's Bharat Inclusion Initiative along with JP Morgan, Michelle, Susan Dell Foundation and Bill and Melinda Gates Foundation। ये कहना चाह रहा है अक्टूबर 2018 के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब हैज सिलेक्टेड, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब हैज सिलेक्टेड 11 fintech innovators with an investment of 9.5 million US डॉलर, है ना, जिसको प्रमोट किया गया था IIM अहमदाबाद के द्वारा। IIM अहमदाबाद इज BII, भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव के द्वारा।
along with JP Morgan, Michelle and Suzanne Dell Foundation, and Bill and Melinda Gates Foundation. Government has approved new banking license and increased the FDI limit in the insurance sector. तो ये सारे के सारे न्यू फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुई है हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर है? आगे बात करते हैं। की फैक्टर एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। की फैक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आर, दो भाई सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की उसकी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक play a pivot role. The significant characteristic of Indian financial system as an under, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक पाइवेट रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सेलरेटिंग द रेट एंड वॉल्यूम ऑफ सेविंग थ्रू प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ये कहना चाह रहा है कि भाई सेविंग को इंक्रीज करता है और उन सेविंग को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल in accelerating the rate and in accelerating the rate and volume of सेविंग। सेविंग को एक्सेलरेट करने में और उनकी मोबिलाइज करने में। समझ आ गए कि भाई सेविंग को एक्सेलरेट करता है, उनके रेट को, उनकी वॉल्यूम को एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज करना, और उन सेविंग को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज का मतलब होता है इन्वेस्ट करना इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल in increasing the national output by providing fund to the corporate customer to expand their business operation। इस जैसे ही सेविंग इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उससे नेशनल आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिससे क्या होता है? फंड जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलता है, जिससे वो क्या करते हैं? अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इंक्रीज करते हैं। तीसरा, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेफगार्ड करता है। सेफगार्ड किस चीज की सेफगार्ड करता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, सेबी। कि भाई ये स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? आरबीआई के थ्रू या सेबी के थ्रू जो भी स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंश्योर करता है, जिससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर करता है क्या? कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कंट्रीब्यूट करता है क्या? सस्टेनेबिलिटी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है?
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर करता है, कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये रेस करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, कि भाई लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रमोट प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ promote development of weaker section of the society through rural development bank, through rural development bank and cooperative society. ये क्या करता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। वो किस तरह से करता है, रूरल डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से। असिस्ट कॉर्पोरेट कस्टमर टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन बाय ऑफरिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स को क्या करता है, इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट फाइनेंशियल डिपेंडिंग एंड बोर्डिंग, हेल्प करता है फाइनेंशियल डिपेंडिंग में एंड बोर्डिंग में। उसके बाद क्या है, द ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बी ब्रॉडली कवर्ड फॉर बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है, कौन कौन सी जो ग्रोथ है, किन किन सेक्टरों में ज्यादा ग्रोथ हुई है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, और तीसरा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। इनके अंदर क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है। अब मैं सबसे पहले बात करूं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंस को क्या करती है, हैंडल करती है। अब अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, बैंकिंग सेक्टर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी की, जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। बैंकिंग सेक्टर जो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं फाइनेंस इन कंट्री इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट। बैंक आर द इंस्टीट्यूशनल बॉडी दैट एक्सेप्ट deposit and grant credit to the entity and play major role in maintaining the economic status of the country. समझ आ गया? Given their importance in the economy, banks are kept under strict regulation in the most of the country. In India, RBI is the apex banking institution that regulates the monetary policy in country. बैंक को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बैंक्स को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में, और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीसरा पेमेंट बैंक, एंड चौथा कोऑपरेटिव बैंक। बैंक आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, समझ आ गए? आगे आते हैं, ये सारे वही हैं, आप इनको पढ़ लेना, ये सब वही के वही हैं। ये आगे बता रखा है कि कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आगे बता रखा है।
आगे बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये काट दो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये आप काट दो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं कटवा रहा हूँ इसमें से, ठीक है ना। अब आता है हमारे आगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट अनेबल इन्वेस्टर टू पूल देयर मनी। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड क्या करता है, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 2 लाख रुपए, उसको इन्वेस्ट करने हैं। उसने क्या किया, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में, मान लो आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में लगा दिया, इसमें इन्वेस्ट किया। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, इसके पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर्स के अंदर, स्टॉक के अंदर लगा देता है, बॉन्ड के अंदर। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी that enable investor to pool their money together into one professionally managed investment. Mutual fund invest in stock, bond, cash or combination of this. म्यूचुअल फंड किसी कंपनी, आपके पैसे को किसी कंपनी के शेयर, किसी कंपनी के बॉन्ड, किसी स्टॉक दूसरे, या किसी डिवेंचर, इन सब में लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। आगे बात करते हैं। ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा, तो आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा आपके पास आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है? इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इसमें कम से कम 57 इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमारे इंडिया में टोटल, अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 57 इंश्योरेंस कंपनी है। The Indian industry, the insurance industry of India consists of 57 insurance company, of which 24 are in life insurance। जिसमें क्या है, हमारी इंडिया के अंदर 57 इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें टोटल 24 इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 24 जो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करती है, लाइफ इंश्योरेंस का। और बाकी जो है 33 वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। 24 जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में है और 33 जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। अमंग द लाइफ इंश्योरर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल पब्लिक सेक्टर। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो LIC जो है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। समझ आ गया? और अगर मैं बात करूं नॉन लाइफ इंश्योरेंस, देयर आर 6 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, और नॉन में, इसमें तो सिर्फ एक LIC है और इसमें 6 नॉन लाइफ इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी। समझ आ गए? In addition to these, there are sole national reinsurance
नेमली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC री। और इनमें एक क्या है, री इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस GIC री जो है एक नेशनल कंपनी है। अदर स्टेक होल्डर इन इंडिया इंश्योरेंस मार्केट इंक्लूड एजेंट्स, ब्रोकर, सर्वेयर, और इसमें कुछ और स्टेक होल्डर भी होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कुछ और पार्टीज भी होती हैं जिसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। और कौन कौन होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर? इंश्योरेंस सेक्टर में बेसिकली एजेंट हो सकते हैं, एजेंट्स, ब्रोकर, सर्वेयर एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इसमें वो यहाँ पर चल सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट साइज। इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट साइज कितना है? मार्केट साइज, गवर्नमेंट इज पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द uninsured has gradually pushed insurance penetration in the country and proliferation of insurance scheme. Gross premium written in India reached 5.53 trillion rupees 5.53 trillion in financial year 2018, and with 4.5 trillion from life insurance and 1.51 trillion from non life insurance। जो ग्रोस प्रीमियम है इंश्योरेंस सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का जो ग्रोस प्रीमियम है वो कितना है? 2018 के फाइनेंशियल ईयर में कितना था? वो था 5.53 ट्रिलियन, 5.53 ट्रिलियन, जिसमें क्या है 4.58 ट्रिलियन जो है रुपीस 4.58 ट्रिलियन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस से है, एंड रिमेनिंग 1.51 ट्रिलियन जो है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस से है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है? आगे बात करते हैं। In financial 2019, premium from new life insurance business is increased 3.66% year on year to 1.09 ट्रिलियन। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो प्रीमियम है नए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से वो इंक्रीज हुआ है कितना? वो इंक्रीज हुआ है 3.66%। समझ आ गई? और फाइनेंशियल ईयर 19 up to October 2018 gross direct premium of non-life insurance reached 962.05 बिलियन। ये आपको फिगर याद करनी है, समझ आ गई? ये आपको फिगर्स याद करनी है तो आप इसमें देखिए। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है? इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, बात करते हैं।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए हैं। किस चीज के लिए लिए हैं? इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। अब इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं? नंबर वन, इन सितंबर 2018, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम was launched under the आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड। मतलब सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया था अंडर दी आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड कवरेज अप टू 5 लाख टू मोर देन 100 million vulnerable families. The scheme is expected to increase penetration of health insurance in India from 34% to 50%। 2018 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है आयुष्मान भारत के अंदर क्या किया था? लॉन्च किया था। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जिसमें क्या हुआ था? 50,000 तक का 5 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा टू मोर देन 100 million vulnerable family। The scheme is expected to increase penetration of health insurance in India from 34% to 50%। Over 47.9 million farmers were benefit under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana। The Insurance Regulatory and Development Authority of India planned to issue re- redesign initiative public offering, initial public offering guidelines for insurance company in India, which are looking to divest equity through the IPO route। IRDA ने क्या किया है? IRDI ने वो प्लान कर रही है किस चीज के लिए? टू इशू आईपीओ गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी, जिससे वो क्या कर सके? इक्विटी को डाइवेस्ट कर सके थ्रू द आईपीओ रूट। IRDI allow insurer to invest up to 10% in the additional tier 1 bond that are issued by the bank to augment their tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investor for the bank। तो ये जो है सितंबर 1 में ये हुआ था। फिर ओवर 47.9 मिलियन फार्मर वर बेनिफिट अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हुआ था। फिर
The Insurance Regulatory Development Authority of India plan to issue redesigned initial public offer guidelines for the insurance company. और उसके बाद क्या है, IRDAI allow insurance to invest up to 10% कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है अप टू 10% इन एडिशनल टायर वन bond that are issued by the bank to augment their tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investor for the bankers. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए हैं, इनिशिएटिव लेके चली है। आगे बात करते हैं। ये भी काट दो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मत करना, क्योंकि ये यहां से पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक, अब आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। Public sector, the banking sector was developed during the British era. British East India Company set up 3 bank। ब्रिटिश टाइम के अंदर बैंकिंग सेक्टर इंडिया के अंदर डेवलप हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 3 बैंक सेटअप किए थे। कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल कब किया था? 1840 के अंदर। बैंक ऑफ मैड्रास, बैंक ऑफ मद्रास, ये कब किया था? 1843 के अंदर। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे ये कब किया था? 1809 1840 में, सॉरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास जो था 1893 के अंदर, और बैंक ऑफ बॉम्बे जो था 1840 के अंदर डेवलप हुआ था। समझ आ गया? These 3 banks were later merged and called Imperial Bank। बाद में इन तीनों बैंकों को एक बैंक बना दिया जिसको इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया। समझा गया? और इसको, इस बैंक को किसने टेक ओवर कर लिया? इसको टेक ओवर कर लिया बाय दी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन 1955। क्लियर है? आरबीआई कब बना था? आरबीआई बैंक बना था 1935 के अंदर, फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक। उसके बाद क्या हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक बना, कैनरा बैंक बना, और फिर इंडियन बैंक। July 19, 1969 was important date in the history of Indian banking, as it is on this date that 14 major scheduled commercial bank having a deposit of more than 50 crore were nationalized। ये कहना चाह रहा था, जो ये डेट थी 19 जुलाई 1969 के अंदर,
आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है ये सारी चीजें। जो डेट थी 19 जुलाई 1969 की, जो ये डेट थी, समझ आ गई? ये डेट जो थी was an important date in the history of banking sector। इस डेट को क्या हुआ था, जो जितने मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, जितने मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, जो 14 मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैविंग डिपॉजिट, जिसकी डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ थी, उनको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। द 14 बैंक, और वो 14 बैंक कौन कौन से थे, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पीएनबी, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया। Subsequently, some private banks were observed to suffer from government problem. Further, there was a need to address the need of credit delivery in a greater measure. In second wave of nationalization, six banks like Andhra Bank, Corporation Bank, New Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Punjab and Sindh Bank and Vijay Bank, with deposit of 200 crore and more, were nationalizing। 1980 में यहाँ पे 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 1980 के अंदर 6 बैंक और थे जिनको नेशनलाइज किया गया था, समझ आ गई? और इनको नेशनलाइज किया गया था 28 अप्रैल 1980 के अंदर, समझ आ गई? पब्लिक सेक्टर बैंक have played a significant role in the development of country over the last 5 decades. They have rapidly expanded their branch network, expand credit to crucial segments such as large। आगे बात करते हैं कि भाई जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ये हर एक सेक्टर के अंदर, एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, रिटेल हो, पार्टिसिपेटेड फुल हार्टली इन द गवर्नमेंट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट। क्लियर है? उसके बाद despite the opening up of the sector to private entity in early 90s, public sector bank remain formidable player। This is underscored by the fact that their market share in the overall bank deposit was 63.2% and 66.9%। कि भाई फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 2018 की बात करूं, ये कहना चाह रहा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक का मार्केट शेयर है ओवरऑल बैंक क्रेडिट में वो शेयर है 63.2%। और ओवरऑल बैंक डिपॉजिट के अंदर वो शेयर कितना है, 66.9%। क्लियर है? थ्रू देयर मार्केट शेयर हैज कम डाउन,
Despite the opening up of the sector to private entity in the early 1999, public sector bank remain formidable player. This is underscored by the fact that their market share in overall bank credit and overall bank deposit at ये तो हो गया. उसके बाद क्या है? Through their market share has come down over the year. Public sector bank may regain some or most of it. They are now through with the recognition of bad loan and taking effort to recover them. अब पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर क्या है? बैड लोन्स का बर्डन है जिसको वो क्या कर रहे हैं? रिकवर कर रहे हैं. तो अभी ये कितना यहीं तक इम्पोर्टेंट है ये, बाकी आप ये काट सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है. ये कहानी है सारी. आगे बात करते हैं. अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक का बात करते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक रेफर टू दोस बैंक who बैंक where most of the capital is in private hand. जहां पर कैपिटल जो है बैंक की वो किसके हाथ में है? प्राइवेट हैंड में है. इन इंडिया देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक. Old private sector bank are those which exist in India in the time of nationalization of major bank, but were not nationalized due to their small size and some other reason. After the banking reform, these banks got license to continue and have existed in India along with the new private bank and government bank. Old private bank कौन से हैं? कुछ प्राइवेट बैंक है वो, जैसे कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक. आगे बात करते हैं. अगर मैं अभी प्रेजेंटली बात करूं तो प्रेजेंटली जो है अब कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक हैं जो जिस टाइम नेशनलाइजेशन हो रहा था बैंकिंग सेक्टर का उस टाइम के पुराने टाइम के हैं, बट उनका नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया. किस रीजन की वजह से? किस रीजन की वजह से उनका नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया? उनका नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया उनका क्या नहीं हो पाया? उनका इस वजह से नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया क्योंकि उनका साइज जो था वो स्मॉल था और कुछ और रीजन की वजह से. तो हमारे इसमें कुछ ओल्ड प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? ओल्ड प्राइवेट बैंक को अगर हम देखें तो हमारे पास ओल्ड प्राइवेट बैंक ये हैं, जैसे कैथोलिक सीरियन बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया,
कर्नाटका बैंक हो गया, करूर वैश्य बैंक विशेष बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, नैनीताल बैंक हो गया, रत्नाकर बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हो गया। तो ये ओल्ड प्राइवेट बैंक है। कुछ न्यू प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? न्यू प्राइवेट बैंक हैं जैसे एक्सिस बैंक, डीसीबी बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक। ये सारे कौन कौन से हैं? ये ये सारे के सारे हमारे प्राइवेट बैंक है। दीज आर आवर प्राइवेट बैंक। क्लियर है? अब हमारे सामने आगे आता है अब हमारे आगे कैसे आता है बात करते हैं। स्मॉल प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? स्मॉल प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? स्मॉल प्राइवेट बैंक हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपसे पूछ सकते हैं, बताओ स्मॉल। ये आपको अच्छे से पढ़ना है सारे का सारा, इस चीज को अच्छे से पढ़ना है सारे का सारा। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटेस स्मॉल बैंक, एयू स्मॉल बैंक, कैपिटल स्मॉल। इनके साथ क्या लिखता है? स्मॉल फाइनेंस लिखता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस हो गया, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस हो गया, फाइनेंस स्मॉल बैंक हो गया। ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो क्या पर चलते हैं। आगे बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये बैंकिंग सेक्टर है जो काम करके यहाँ पर चल रहा है। अब आता है, अब हमारे सामने आगे आता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीसीआई, आईएफसीआई, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। At the time of independence in 1949, the Indian capital market was relatively less developed. जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमारी कैपिटल मार्केट जो थी वो लेस डेवलप थी। The demand for capital was growing rapidly. However, there was a dearth of provider of capital. और उस टाइम पे कैपिटल प्रोवाइड करने वाले भी बहुत कम थे। The commercial bank that exist were not equipped well enough to provide long term capital need in any significant manner। और जो बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, वो भी इतने इक्विप नहीं थे कि वो एक अच्छे से क्या कर सके, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करके यहाँ पर चले। Against the backdrop and to bridge the demand supply gap for the capital need of the economy, the government of India established। तो इस चीज को, इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई को क्या किया गया? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्या किया? इस्टेब्लिश किया। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? जुलाई 1, 1948 के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं बाय वे ऑफ आईएफसी एक्ट 1948। IFCI was first development financial institution of India set up to propel economic growth through development of infrastructure and industry। जो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था,
इसको सेटअप किया गया था और इसको सेटअप करने का रीजन क्या था कि क्या किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, किसकी डेवलपमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और डेवलपमेंट की जाए इंडस्ट्री की। सिंस देन IFCI has contributed significantly to the economy through its intense support to project in all the three spheres of growth and development: manufacturing, infrastructure, service, agriculture, allied sector। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये IFSI थे, IFCI है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है significantly to the economy through its incessant support to project in the three spheres of growth and development: manufacturing, infrastructure, services, agriculture। Liberalization of Indian economy in 1991 made significant change in the Indian capital market and financial system. To help raising fund directly through capital market, the constitution of IFCI was changed from a statutory corporation to company under the Companies Act 1956. Subsequently, the name of the company was changed to IFCI Limited with effect from October 1999. Since its inception 70 years back, IFCI has witnessed and sustained all business economic cycle. IFCI has been able to maintain the financial sustainability with the consistent support and cooperation of all stakeholders and particular to government of India। तो ये वो चीज है, आप इसको पढ़ना एक बार अच्छे से। तो इसमें IFCI के बारे में बता रखा है कि इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे कैपिटल नहीं थी, उस कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए IFCI को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 जुलाई 1948 में। और इसको कंपनी कब बनाया गया था? इसका स्टेटस जो इंस्टीट्यूशन से कंपनी में चेंज कब किया गया था? अक्टूबर 1999 के अंदर, अक्टूबर 1999 के अंदर। समझ आते? क्लियर है? आगे बात करते हैं। IFCI प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या सर्विसेज IFCI देता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IFCI, आपको सारा नहीं पढ़ना। सबसे पहले आता है लोन सर्विसेज। लोन सर्विस, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे सर्विस से है। ये लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? प्रोवाइड करता है। उसके बाद सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारे पास अगर मैं IFCI की बात करूं, IFCI क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये सिंडिकेशन एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? लोन सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करता है, सिंडिकेट एंड एडवाइजरी सर्विसेज ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग आप पढ़ लेना, ये कौन कौन सी सर्विसेज है जो प्रोवाइड करता है। आगे हमारे पास आता है सिडबी। सिडबी आगे हमारे पास आता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है सिडबी? स्मॉल, इसको सिडबी भी बोलते हैं। इसको सेटअप कब किया गया था? इसको सेटअप किया गया था 22 अप्रैल 1990 के अंदर। ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ किस चीज के लिए? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। माइक्रो स्मॉल एमएसएमई सेक्टर को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंस करता है, प्रमोशन करता है, वो कौन है? सिडबी है। समझ आ गए? और किन किन को ये फाइनेंशियल फाइनेंस या डेवलपमेंट सर्विसेज या प्रमोशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है? एज वेल एज फॉर द coordination of function of institution engaged in the similar activity. SIDBI's initiative has remained aligned to the national goal of the poverty alleviation, employment generation, kinding entrepreneurship, fostering competitiveness in the MSME sector. जो इनिशिएटिव है सीडबी के, वो किससे अलाइन किए गए हैं? नेशनल गोल ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, काइंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, फोस्टरिंग करना कॉम्पिटिटिवनेस इन द एमएसएमई सेक्टर. सम सीडबी की इनिशिएटिव more than 25 years of tirelessly promoting the growth of MSME field. अब क्या क्या सिडबी ने एमएसएमई सेक्टर के अंदर इनिशिएटिव लिए हैं समझा ली. पहले प्रोवाइडिंग, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बेसिकली किसके लिए काम करते हैं? ये एमएसएमई के लिए काम करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. इनको ये क्या करते हैं? इनकी प्रमोशन के लिए, इनकी फाइनेंसिंग के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए ये इनको हेल्प करते हैं. समझ आ गए? अब इनके इनिशिएटिव क्या क्या थे? पहला इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग कॉम्युलेटिव असिस्टेंट ऑफ अराउंड 5.40 लाख करोड़ रुपीस चैनलाइज इनटू एमएसएमई सेगमेंट. एमएसएमई सेक्टर के अंदर सिडबी ने असिस्टेंट प्रोवाइड की है. कितनी की? अभी तक 5.40 लाख करोड़ की. क्लियर है? डायरेक्टली इम्पैक्टिंग अवर 360 lakh person enterprise through its branch network of around 80 offices spread across the country as well as through the network of banking institutions across the country. ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो कस्टमर क्लाइंट बेस है बैंक का, जो कस्टमर बेस है वो 360 लाख पर्सन है जो इससे जुड़े हैं. इसकी 80 ब्रांचें हैं पूरी कंट्री के अंदर. क्लियर है? इसकी क्या है? इसके सिडबी के 80 ऑफिस है और 1.25 लाख ब्रांच है पूरी कंट्री के अंदर. मतलब सिडबी के अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं, कितने हैं? 360 लाख. और अगर मैं इसके ऑफिसेस की बात करूं तो सिडबी के 80 ऑफिस हैं. अगर मैं इसकी ब्रांचेस की बात करूं तो सिडबी की 1.25 लाख ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री. आगे एक्सटेंड लोन इक्विटी क्वाजी इक्विटी एग्रीगेटिंग टू INR
13,689 crore benefiting 356 lakh disadvantaged people, mostly women, through its microfinance institution. भाई सिडबी ने लोन इक्विटी क्वाजी इक्विटी जिसकी वैल्यू 13,689 करोड़ की थी वो प्रोवाइड की है। कम से कम इससे कितने लोगों को फायदा हुआ है? 356 लाख पीपल को, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं अभी तक 25 सालों के अंदर। डिपेंड इट इज आउटरीच बाय न्यूट्री and evolving more than 100 MFI who has emerged as strong and viable financial intermediary serving the unserved. Supporting more than 1.16 lakh budding and existing entrepreneurs. ये कहना चाह रहा है कि डिपेंड इट इज आउटरीच बाय nurturing and evolving more than 100 MFI who have emerged as strong and viable financial intermediary service the unserved, supporting more than 1.16 lakh budding and existing entrepreneurs by infusing skills and reskilling initiative. Facilitating institutional building by adopting SIFDB plus approach and creating its subsidiary and associate institution for providing impetus to growth of MSME ecosystem. तो ये कुछ काम है जो किए थे, ये लर्न करने के लिए है, आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको इसमें पढ़ना है, आपको लर्न करना है इसके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी आपको लर्न करना है कि सिडबी की जर्नी क्या थी। 1990 में सिडबी सेटअप हुआ था, 1994 में फाउंडेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस हुआ था, 1995 में। ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लेनी है, ये आपके लर्निंग के लिए है। दिस इज ऑल फॉर योर लर्निंग। रीजनल रूरल बैंक RRB, रीजनल रूरल बैंक को सेटअप कब किया गया था? इसको सेटअप किया गया था, रीजनल रूरल बैंक established under the provision of ordinance passed in 26th of September 1975 and the regional rural bank 1976। इसको सेटअप किया गया था रीजनल रूरल बैंक एक्ट के तहत 1976 के अंदर। क्लियर है? इसको कौन सी डेट में सेटअप किया गया था? इसकी डेट थी 2 अक्टूबर 1975, गांधी जयंती के टाइम पे। समझ आ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रीजनल रूरल बैंक की और ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गई? क्लियर है? अब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भाई 2 अक्टूबर 1975 के अंदर गांधी जयंती विद द फॉर्मिंग ऑफ फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक। क्या है? प्रथमा बैंक, जो प्रथम बैंक था जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद यूपी में था, जिसकी ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ एट इट स्टार्टिंग। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक आपसे पूछ सकते हैं कब सेटअप हुआ था, कहां सेटअप हुआ था। जो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक था वो सेटअप हुआ था 22 ऑफ अक्टूबर 1975 के अंदर, जिसको प्रथम बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम बैंक।
और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है मुरादाबाद में। इसका हेड ऑफिस है मुरादाबाद में। क्लियर है? इसका हेड ऑफिस है मुरादाबाद में। विद अथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज, जिसकी अथोराइज कैपिटल कितनी है? इसकी अथोराइज कैपिटल है 5 करोड़ की। क्लियर है? अब बात करते हैं, has on 2nd October 1975 out of the remaining 4 RRB in the country, one was set up at Malda in West Bengal under the name of Gaur Gariba Bank, which was the first rural bank in the eastern region of the country. उसके बाद क्या है? द करंट स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन 50%, स्पॉन्सरशिप बैंक होल्ड 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 15%। रीजनल रूरल बैंक के अंदर किस किस का कितना शेयर है? सेंट्रल गवर्नमेंट 50% शेयर होल्ड करती है। स्पॉन्सरशिप बैंक जो होते हैं वो 35% होल्ड करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15% होल्ड करती है। तो ये क्या है? दिस इज द प्रॉपरली आपका क्या है स्ट्रक्चर। समझ आ गए? इंडिया इज आईइंग अ मेगा रिवैम्प ऑफ इट इज रीजनल रूरल बैंक एंड द plan include consolidation of these lender for the better operational efficiency in line with the government is big rural focus. The plan that finance ministry is drawing up also investigates RRB adopting differentiated bank strategies such as target specific sector for strong regional connect. Some RRB will be merged with their sponsoring bank. These are 56 operational regional rural bank and roadmap is to bring them down under the 38 or below. अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। अब हमारे सामने आता है कोऑपरेटिव बैंक। ये सारा पढ़ने वाला है, आपको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये सारा पढ़ने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, cooperative bank is institution established on the cooperative basis and dealing in the ordinary banking business. Like other bank, the cooperative bank are founded by the collecting fund through share, accept deposit and grant loan. कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक को फाउंडेड किया गया था, फाउंडेड बाय कलेक्टिंग फंड थ्रू, ये कहना चाह रहा है कि कलेक्टेड बैंक फाउंडेड बाय cooperative bank founded by collecting fund through collecting funds through shares, accept deposits and grant loan and grant loan। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या करती है? कोऑपरेटिव बैंक कलेक्ट करती है फंड थ्रू शेयर्स, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, ग्रांट करती है लोन। द कोऑपरेटिव बैंक हाउएवर डिफर फ्रॉम द जॉइंट स्टॉक बैंक। ये क्या है? ये डिफर है जॉइंट स्टॉक बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक इशू शेयर ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी,
while the joint stock bank issue share of limited liability. कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो शेयर इशू करती हैं विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन जॉइंट स्टॉक बैंक जो होते हैं वो शेयर इशू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी से. In cooperative bank, one shareholder has vote whether the number of shareholder he may, whether the number of share, whatever the number of share he may hold, उसके पास एक ही क्या होती है, वोट होती है. लेकिन जॉइंट स्टॉक बैंक के अंदर जितने भी शेयर होते हैं उतनी क्या होती है, वोटिंग होती है. समझ आ गए? क्लियर है? आगे बात करते हैं. कोऑपरेटिव बैंक आर जनरली कंसर्न विद द रूरल क्रेडिट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटी. जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, रूरल एक्टिविटी के लिए. जॉइंट स्टॉक कंपनी आर प्राइमरली कंसर्न विद क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द trade and industry. Cooperative bank in India is federal in structure. Primary credit society are the lowest rung. Then there are central cooperative bank at the district level and state cooperative bank at a state level. Joint stock bank do not have such federal structure. Cooperative bank society are located in villages spread over an entire country. Joint stock bank and their branches mainly concern in the urban area, particularly in the big cities. तो ये चीजें सारी की सारी बात होती है, ये आपको पढ़ना है. इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको सिर्फ ये पता करना है कि कोऑपरेटिव बैंक को सेटअप कब किया गया था. कोऑपरेटिव बैंक को सेटअप किया गया था 1904 के अंदर. आगे बात करते हैं. ये कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ो. ये इंपॉर्टेंट है चार्ट. ये चार्ट आप एक बार देखना, चार्ट इज इंपॉर्टेंट. कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन किसमें, एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, नॉन एग्रीकल्चर. जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट देते हैं. शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट. अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं लैंड डेवलपमेंट, जिनको LDB भी बोलते हैं, जिनको लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, जिनको लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है. और शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी, एग्रीकल्चर. ये सारे का सारा हो यहाँ पर चलता है. आगे बात करते हैं. ये काट दो. ये बस आपको पढ़ना है. 4 तरह के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं. कोऑपरेटिव बैंक 4 तरह के होते हैं. कौन कौन से हैं? पहला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. जिसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन, मिक्स कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक. सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन आती है, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन आती है,
मिक्स कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक आता है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इनको ऑपरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। एंड रेस्ट ऑफ द टॉप the bank are organized and operate at the district level and rest at the top of the hierarchy in the cooperative credit structure with the help of state operative banks के थ्रू। इनको ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू इनको किया जाता है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक और कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। और फोर्थ कौन से होते हैं, चार तरह के बैंक होते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो चार तरह के होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, और लास्ट कौन सा है, लास्ट हमारे पास है लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब हमारे आगे आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ये कंपनी जो होती है रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिनका मेन बिजनेस, ये इज अ कंपनी, ये क्या है, कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर दी कंपनीज एक्ट, समझ आ गई। और इनका मेन बिजनेस जो होता है, बिजनेस ऑफ लोन, engage in the business of loan, advance, acquisition of share, stock, bond, debenture, security issued by government and local authority and other marketable security of a like nature, leasing, hire purchase, insurance business, cheat business, but it does not include any institution whose principal business is of that of agriculture activity, industrial activity, purchase और sale of good। इसके अंदर क्या आता है कि जिसका मेन बिजनेस जो होता है वो लोन प्रोवाइड करने का, एडवांस प्रोवाइड करने का, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, और कोई भी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने इशू की है, उस चीज में ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। जिसका बिजनेस होता है लीजिंग का, हायर परचेज का, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड बिजनेस, ये बिजनेस जो अगर कंपनी करती है ये एनबीएफसी है। लेकिन इन एनबीएफसी में क्या इंक्लूड नहीं होता, कोई भी कंपनी अगर एग्रीकल्चर बिजनेस करती है, इंडस्ट्रियल बिजनेस करती है, सेल परचेज ऑफ गुड्स का बिजनेस करती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है, तो वो एनबीएफसी में काउंट नहीं होती। क्लियर है। एनबीएफसी लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, उधार देना। एनबीएफसी lend and make investment and hence their activity can similar to the bank। एनबीएफसी की जो एक्टिविटी है, इनका मतलब होता है सिमिलर, एनबीएफसी की जो एक्टिविटी होती है वो बैंक की तरह सिमिलर होती है। However, there are few difference as given below। पहले, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरा, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एंड
कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। एनबीएफसी ना ही क्या कर सकती, किसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को फॉर्म कर सकती और ना ही चेक इशू कर सकती। एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, एनबीएफसी कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, अलग अलग तरह की एनबीएफसी होती है। एसेट फाइनेंस कंपनी, कौन कौन सी होती है, जैसे एसेट फाइनेंस कंपनी हो गया। आपसे पूछ सकते हैं टाइप्स बताओ, एसेट फाइनेंस कंपनी, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो इसमें आता है सबसे पहले एसेट फाइनेंस कंपनी, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी क्या होती है, एनबीएफसी होती है। तीसरा लोन कंपनी, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। समझ आ गए। एसेट फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है कि भाई जिसका मेन बिजनेस जो होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंस, किस चीज के लिए, फॉर दी ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर, लेथ मशीन। मतलब अगर कोई ऑटोमोबाइल परचेज करने के लिए, ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, लेथ मशीन, जनरेटर सेट, अर्थ मूविंग या कोई ऐसे मटेरियल इक्विपमेंट है ना, इनको परचेज करने के लिए फाइनेंस में हेल्प करती हैं उसे, जो इनके फाइनेंस के लिए, ऑटोमोबाइल, आपको कार लेनी है, ट्रैक्टर लेना है, लेथ मशीन, इनके फाइनेंस के लिए बिजनेस करती हैं, उसको एसेट फाइनेंस कंपनी बोला जाता है। समझ आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो गया, लोन कंपनी हो गया। आगे बात करते हैं और कौन कौन सी होती है, ये आपको पढ़ना है, टाइप आपको पढ़ना है, टाइप्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी एनबीएफसी है तो पता होना चाहिए आपको। एसेट फाइनेंस कंपनी हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, लोन कंपनी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सारे टाइप है। आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस दे रखा है काफी, तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइप टाइप पढ़ना है, ठीक है ना। आपको टाइप पढ़ना है, टाइप विल बी सफिशिएंट। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फैक्टर एनबीएफसी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फैशनिंग होल्डिंग। तो ये सारे का सारा क्या होता है, ये सारे का सारा आपका टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। ये काट दो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। शेयर कितने तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स आर इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, इक्विटी शेयर इज आल्सो नोन एज द ordinary or common share represent the owner capital in a company.
इक्विटी शेयर को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। समझ आ गया? दे हैव कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है? कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं कंपनी के, रियल मालिक होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर्स होल्डर आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो होता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट के अंदर हिस्सा। प्रॉफिट के अंदर हिस्सा। इक्विटी शेयर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर और कॉमन शेयर रिप्रेजेंट द ओनर कैपिटल इन अ कंपनी। द होल्डर ऑफ दिस शेयर are the real owner of the company. They have a control over the working of the company. Equity shareholder are paid dividend after paying to the preference shareholder. The rate of dividend of these share depend upon the profit of the company. और जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है शेयर के ऊपर वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। दे मे बी पेड अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे मे नो गेट एनीथिंग। उनको एक हायर रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और उनको या तो कुछ भी नहीं मिलता। इक्विटी शेयर इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी कंपनी, गिविंग इन्वेस्टर राइट टू वोट। कि भाई अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है? इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेस कर सकती है। समझ आ गई? Equity share is the main source of finance for any company, giving the investor right to vote, share, profit, and claim on asset. Various types of equity share capital are authorized capital. तो types of equity share क्या है? Authorized capital, issued capital, subscribed capital, paid up capital, right share, sweat equity shares. ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, ओएमआर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ओएमआर। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं? जैसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। ये आप जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो अच्छे से पढ़ोगे कंपनी लॉ के अंदर। तो ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, राइट शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये आपको पढ़ना है अच्छे से। आगे बात करते हैं। ये सारा बता रखा है इनके बारे में। समझ आ गई? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर preference share are commonly referred to a preferred stock. Our share of a company is stock with dividend are paid out to shareholder before common dividend are issued. इसको बोला जाता है कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं, वो शेयर होते हैं जिनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जिनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाता है। क्लियर है? तो इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है।
समझ आ गए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। क्लियर है। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर है। कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस, ये आपको लर्न करना है अच्छे से। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा बता रखा है। कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। मान लो 2022 के अंदर आपको डिविडेंड मिलना था 5 लाख का, पर वो नहीं मिला, तो 2023 के डिविडेंड के साथ आपको 22 का डिविडेंड भी साथ में मिलेगा। वो कॉमुलेटिव होता है। लेकिन जो कॉमुलेटिव नहीं होता उसे नॉन कॉमुलेटिव बोलते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो जाते हैं या रिपे कर दिए जाते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उस टाइम पीरियड के बाद उनको क्या कर दिया जाता है? रिडीम कर दिया जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो जिनके पास जिनके पास कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट और लॉस के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। एक्स्ट्रा, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या कंपनी के पास एक्स्ट्रा एसेट है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या होता है? राइट होता है। और जिन प्रेफरेंस शेयर के पास सरप्लस प्रॉफिट या सरप्लस एसेट के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होती है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो हो जाते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इनटू इक्विटी शेयर में। और जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता वो नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। डिबेंचर। डिबेंचर डिबेंचर एक क्या है? डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। कंपनी में रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू पब्लिक बोरोइंग। दीज लोन आर रेज बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी को कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग चाहिए तब कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इश्यू अंडर दिस सील व्हिच प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम and interest thereon at regular interval, which is usually secured by the fixed or floating charge on the asset of the company। समझ आ गए? जो डिबेंचर होता है वो क्या है? एक
इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो एविडेंस करता है दी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम along with interest, along with interest। समझ आ गए? at a regular interval, at a regular interval। ये सिक्योर्ड होते हैं बाय दी, डिबेंचर जो होते हैं सिक्योर्ड होते हैं बाय दी फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज on the asset of the company, on the asset of the company। When debenture are secured, they are paid on priority in comparison to all other creditor। जब डिबेंचर को सिक्योर किया जाता है, when the